हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 5 का वीडियो नंबर 22। तो बेटे ये 5वीं यूनिट का 22वां वीडियो है। और इससे पहले 21 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में लिंक भी आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 5 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। तो आज के हमारे टारगेट क्या क्या हैं, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटे कोलाइडी कणों पर आवेश या चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, कि कोलाइडी कणों पर आखिरकार आवेश क्यों होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत द्विपरत सिद्धांत या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। उसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे कोलाइडों का स्थायित्व या स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड, कि ये जो कोलाइडी विलयन है ये स्थायी क्यों होते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बेटे स्कंदन, या इसे अवक्षेपण भी कहते हैं, उर्णन भी कहते हैं, कोएगुलेशन भी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं और फ्लोक्यूलेशन भी कहते हैं। उसके बाद बेटे हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे हार्डी सूल्जे का नियम, हार्डी सूल्जे रूल। उसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे स्कंदन मान या उर्णन मान, या आप कह सकते हो कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लोक्यूलेशन वैल्यू या प्रेसिपिटेशन वैल्यू। उसके बाद बेटे हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जो हमारे इन सभी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उन टॉपिक से रिलेटेड हमारी बुक में एनसीईआरटी में जो जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे हमारा आज का सबसे पहला टारगेट है कोलाइडी कणों पर आवेश या चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो बेटे हमें एक बात समझनी है कि आपके पास कोई भी कोलाइडी विलयन है, मान लो कोई भी कोलाइडी विलयन है आपके पास, तो हर एक कोलाइडी विलयन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलाइडी कण होते हैं, वे कोलाइडी कण या तो धन आवेशित होते हैं और या फिर ऋण आवेशित होते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी कोलाइडी विलयन है और उस कोलाइडी विलयन में बेटे जितने भी कण होंगे, या तो सारे के सारे कण धन आवेशित होंगे और या फिर बेटे सारे के सारे कण कैसे होंगे, ऋण आवेशित होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूंगा कि कोलाइडी कण, मान लो कोई कोलाइडी विलयन है, तो उस कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण ही तो होंगे बेटे, कोलाइडल पार्टिकल्स ही तो होंगे। कोलाइडी कण या तो धनावेशित, कोलाइडी कण या तो धनावेशित होते हैं या फिर ऋणावेशित होते हैं। एक तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपके पास कोई भी कोलाइडी विलयन है तो उस कोलाइडी विलयन में जितने भी कोलाइडी कण होंगे, या तो सभी कोलाइडी कण बेटे धन आवेशित होंगे और या तो सभी कोलाइडी कण होंगे ऋण आवेशित। ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आखिरकार ऐसा क्यों होता है, मतलब कोलाइडी कणों पर आवेश कहां से आता है। तो यदि बेटे हम कोलाइडी कणों पर आवेश की बात करें तो ये आवेश कहां से आता है, देखो जरा। कोलाइडी कणों पर यह आवेश, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, जो कोलाइडी कण होते हैं ना बेटे, उनके ऊपर यह आवेश कहां से आता है। यह आवेश धन आयन या ऋण आयन के, धन आयन या ऋण आयन के प्राथमिक अधिशोषण, शब्द को ध्यान रखेंगे सब, प्राथमिक अधिशोषण
प्राथमिक अधिशोषण, हमने लिखा कि कोलाइडी कणों पर यह आवेश धनायन या ऋणायन के प्राथमिक अधिशोषण के कारण, प्राथमिक अधिशोषण के कारण आता है। मतलब आपको एक बात समझनी है, एक बात क्या समझनी है कि मान लो आपके पास कोई भी कोलाइडी कण है, मान लो ये क्या है, एक कोलाइडी कण है, किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोई एक कोलाइडी कण। तो बेटे इस कोलाइडी कण की सतह पर, इसके पृष्ठ पर या तो धन आयन अधिशोषित होंगे इस तरीके से, और या फिर इसकी सतह पर अधिशोषित होंगे बेटे ऋण आयन। ये इसकी सतह पर कौन अधिशोषित होंगे, ऋण आयन। तो कोलाइडी कण की सतह पर या तो धन आयन अधिशोषित होते हैं और या फिर ऋण आयन अधिशोषित होते हैं। इस अधिशोषण को कहते हैं प्राथमिक अधिशोषण, क्योंकि यहाँ आयनों की पहली परत बनी है बेटे, पहली परत। तो ये जो प्राथमिक अधिशोषण होता है किसी भी कोलाइडी कण की सतह पर, वो या तो धन आयन का होता है और या फिर ऋण आयन का होता है। और इस धन आयन या ऋण आयन के अधिशोषण के कारण ही कोलाइडी कण या तो धन आवेशित हो जाता है और या फिर ऋण आवेशित हो जाता है। पर आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अधिशोषण आखिरकार धन आयन का होगा या ऋण आयन का होगा। तो मैं यहां बता रहा बेटे आपको कि अधिशोषण, ध्यान से समझेंगे सब, अधिशोषण उस आयन का होता है, अधिशोषण उस आयन का होता है, ध्यान से समझिए बेटे, जो सम आयन, जो सम आयन होता है। सम आयन का मतलब दो यदि आपके पास यौगिक हैं या दो पदार्थ हैं तो दोनों पदार्थों में उपस्थित होगा, जो सम आयन होता है। तथा एक खासियत और है, तथा अधिकता में उपस्थित होता है, अधिकता में उपस्थित होता है। तो जो बेटे सम आयन होगा और अधिकता में उपस्थित होगा, उस आयन का ही क्या होगा, अधिशोषण होगा। किसकी सतह पर अधिशोषण होगा बेटे, कोलाइडी कण की सतह पर। और जिसकी वजह से कोलाइडी कण या तो हो जाएगा धन आवेशित और या फिर हो जाएगा ऋण आवेशित। अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता में होता क्या है कोलाइडी कण के साथ। तो यदि हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें बेटे, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपने मान लो फेरिक क्लोराइड लिया, मैंने लिखा FeCl3, ये हमारे पास फेरिक क्लोराइड है, और फेरिक क्लोराइड को आपने घोल दिया जल के अंदर, यानी कि आप कर रहे हो फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन। तो फेरिक क्लोराइड का जब जल अपघटन करोगे तो क्या होगा, देखो FeCl3 तो ये रहा, और जल के अणु कितने लिए, 3। देखो जल के अणु को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये जल के अणु हमने 3 लिए। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या निकलेगा बताओ, इन दोनों का रिएक्शन कराया ना हमने। FeCl3 को ऐसे लिख के दिखा दिया मैंने आपको, और जल के 3 अणुओं को ऐसे लिख के दिखा दिया। तो HCl निकल गया साइड प्रोडक्ट। देखो HCl HCl HCl, कितने HCl निकलेंगे, 3 HCl निकलेंगे। और बेटे Fe के साथ कितने OH जुड़ेंगे, 3 OH Fe के साथ जुड़ जाएंगे। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में एक तो बनता है FeOH का होल थ्राइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो एक कोलाइडी कण है, और साथ में निकलते हैं कितने HCl, 3 HCl। कितने HCl निकलते हैं बेटे, 3 HCl निकलते हैं। अब खेल होता है शुरू, जो असली खेल है। ये जो कोलाइडी कण है ना बेटे, FeOH का होल थ्राइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये कोलाइडी कण अधिकता में उपस्थित FeCl3 के साथ क्या करता है, देखो यहाँ FeCl3 अधिकता में उपस्थित है, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है 100%। मैंने आपको कहा कि यदि फेरिक हाइड्रोक्साइड का आपको कोलाइडी विलयन बनाना है, किसका कोलाइडी विलयन बेटे, फेरिक हाइड्रोक्साइड का,
यदि आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाना है तो आपको फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन करना पड़ेगा। और जब आप फेरिक क्लोराइड अधिक मात्रा में लेके उसका जल अपघटन करोगे तो आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कण प्राप्त हो जाएंगे और साथ में प्राप्त होगा आपको HCl। यहाँ जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कण हैं और अधिकता में उपस्थित है FeCl3, तो क्या होगा कि ये जो कोलाइडी कण है ना बेटे, ध्यान से समझियो बिल्कुल, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कण हैं, तो इनकी सतह पर अधिशोषित होगा इन दोनों में से कोई सा एक आयन, या तो Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन और या फिर 3Cl नेगेटिव आयन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन को इसके ऊपर अधिशोषित करें या फिर 3Cl नेगेटिव आयनों को इसके ऊपर अधिशोषित करें। तो बेटे इसके ऊपर वो आयन अधिशोषित होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या है, सम आयन होता है तथा अधिकता में उपस्थित होता है। बेटे अधिकता में तो ये भी है और ये भी है, क्योंकि FeCl3 हमने अधिकता में ले रखा है, तो इन दोनों में से वो आयन अधिशोषित होगा जो इसमें और इसमें कॉमन होगा। कौन है बताओ कॉमन? यहाँ Fe है और यहाँ भी Fe है, तो यहाँ लिखा हुआ ना देखो, सम आयन होता है। क्या लिखा हुआ बेटे? सम आयन होता है। तो इसके ऊपर अधिशोषित होगा Fe3 पॉजिटिव या 3+ आयन। तो इसके ऊपर बेटे जो आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी कण है या कोलाइडी विलयन है, इसके ऊपर जो प्राथमिक अधिशोषण होता है वो Fe ट्रिपल पॉजिटिव या Fe3+ आयन का होता है। अब क्या होता है कि भाई Fe3+ आयन तो इसके ऊपर अधिशोषित हो गया, यहाँ आ गया। अब यहाँ क्या बचे विलयन में? विलयन में बचे बेटे बहुत सारे Cl नेगेटिव आयन। तो वे Cl नेगेटिव आयन इसकी सतह पर यानी कि Fe3+ आयन या 3 पॉजिटिव आयन की सतह पर अधिशोषित होंगे और यहाँ लिखेंगे हम 3Cl नेगेटिव। अब आपको यहाँ एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है, मैं समझा रहा। देखो हमें पता चल गया है कि हमारे पास बनी है 2 परतें। कितनी परत बनी? 2 परत बनी है। पहली परत तो बनी यहाँ Fe3+ आयन की और दूसरी परत बनी 3Cl- आयन की। Fe ट्रिपल पॉजिटिव का पहला लेयर और 3Cl नेगेटिव आयन का दूसरा लेयर। तो पहला लेयर जो होता है ना बेटे, यह पहला लेयर ही, इसे ही मैं कहूंगा निश्चित भाग। निश्चित भाग ये है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या है ये? निश्चित भाग। यानी कि पहला जो प्राथमिक अधिशोषण हुआ है वो कोलाइडी कण से अलग नहीं होगा, तो इस पहले अधिशोषण वाले भाग को हम कहते हैं निश्चित भाग। और ये जो दूसरा है ना, दूसरा यानी कि जो इस पॉजिटिव आयन के ऊपर जो नेगेटिव आयन अटैच हुआ आकर्षण के कारण, उस भाग को हम कहते हैं विसरित भाग। क्या कहते हैं बेटे? उसे कहते हैं विसरित भाग। यानी कि ये परमानेंट नहीं है। ये वाला अधिशोषण बेटे परमानेंट है, पर ये वाला अधिशोषण परमानेंट नहीं है। ये जो ऋण आयन है ये कभी भी छोड़कर भाग सकते हैं, या फिर यूं कह दो कि परमानेंटली अधिशोषित ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि जब आपने फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन करा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड आपको कोलाइडी कण मिल गए, और कोलाइडी कणों पर अधिशोषण किसका हुआ? प्राथमिक अधिशोषण धन आयन का। इस ऋण आयन को कोई नहीं देखने का, ना इस पे कोई बच्चा ध्यान देगा, क्योंकि ये टेम्परेरी व्यवस्था है, इसे तो यहाँ से हट जाना है। तो वास्तविकता में कोलाइडी कण के ऊपर कौन अधिशोषित हो रहा है? आप कहोगे कि सर धन आयन अधिशोषित हो रहा है। तो बेटे जब धन आयन अधिशोषित हो रहा है तो मैं इस कोलाइडी विलयन को कहूंगा धनावेशित कोलाइडी विलयन। क्या कहूंगा बेटे? धनावेशित कोलाइडी विलयन। तो आपसे यदि कोई सवाल पूछ लेना कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन कैसा कोलाइडी विलयन होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन एक धन आवेशित कोलाइडी विलयन होता है। फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन धन आवेशित कोलाइडी विलयन क्यों होता है? तो आपको बताना बेटे, क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कणों पर Fe ट्रिपल पॉजिटिव यानी कि Fe धन आयनों का अधिशोषण होने के कारण,
ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख रहे हैं। मान लो आपके पास बेटे AS2O3 आर्सेनियस ऑक्साइड है और इसका आपने रिएक्शन कर दिया H2S के साथ। ध्यान से देखेंगे, आर्सेनियस ऑक्साइड का जब H2S के साथ आप रिएक्शन करते हो तो बनता है आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी कण और साथ में बनते हैं 3 जल के अणु। बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन होगा जैसा अभी मैंने पहले समझाया था। तो यहाँ जो आपका ये कोलाइडी कण बना ना आर्सेनियस सल्फाइड का, यहाँ लिख दिया AS2S3, इसका जो कोलाइडी कण बना और यहाँ अधिकता में उपस्थित है H2S। अधिकता में क्या उपस्थित है, मान लो H2S अधिकता में उपस्थित है। तो मुझे ये बताओ कि जो आपका AS2S3 यानी आर्सेनियस सल्फाइड का जो कोलाइडी कण होगा, उस कोलाइडी कण पर कौन सा आयन अधिशोषित होगा? कौन सा होगा बेटे, बताओ। भाई आप यूं देखोगे कि कौन सा आयन कॉमन है, बताओ कौन सा आयन है कॉमन। यहाँ आर्सेनिक है, यहाँ तो नहीं है बेटे आर्सेनिक, यहाँ सल्फर है और यहाँ भी सल्फर है। तो इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि सल्फाइड आयन अधिशोषित होगा और सल्फाइड आयन पर होता है 2 इकाई ऋण आवेश। ठीक है, तो आप माइनस माइनस 2 बार लिख दो या फिर आप -2 लिख दो या 2 माइनस लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ साथ में क्या होगा बेटे कि भाई H2S आपको पता है 2 तो बनते हैं H पॉजिटिव और एक बनता है S डबल नेगेटिव। तो S डबल नेगेटिव तो इस कोलाइडी कण के ऊपर अधिशोषित हो गया है क्योंकि S था इसमें कॉमन, यहाँ लिखा हुआ है सम आयन होता है। अब बात आई कि ये 2 H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे। बेटे 2 H पॉजिटिव आयन भी इसके ऊपर इस तरीके से अधिशोषित हो जाएंगे और ये जो दूसरी परत बनी अधिशोषण की, ये एक टेम्परेरी परत है, परमानेंट तो परत ये वाली है। तो यदि आप इस कोलाइडी विलयन की बात करो तो इसमें ये वाला भाग क्या है, निश्चित भाग। आप लिख सकते हो ये तो है निश्चित भाग। कैसा भाग है बेटे, निश्चित भाग। और ये वाला दूसरा जो परत बना वो कैसा है, वो है विसरित भाग। विसरित माने जो बिखर जाएगा, जो परमानेंट नहीं है। और अब आप कोलाइडी कण पर आवेश देखो कैसा है। इस कोलाइडी कण आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी कण पर कौन अधिशोषित हो रहा है बेटे, सल्फाइड आयन, जो एक ऋण आयन है। और ऋण आयन यदि अधिशोषित हो रहा है तो यहाँ जो आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी विलयन बनता है उसे हम कहेंगे ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन। अब बताओ ये बात समझ में आई क्या आपके? तो हमें पता चला है कि किसी भी कोलाइडी कण पर आवेश कहाँ से आता है। चलो एक दो हम जो है बहुत अच्छे से एग्जांपल ले रहे। मैं आपको कह रहा कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, ध्यान से देखियो, और सिल्वर नाइट्रेट को मैंने KI के साथ मिला दिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा बेटे, यहाँ से तो NO3 और यहाँ से K, तो AgI तो हमारे पास बनेगा कोलाइडी कण सिल्वर आयोडाइड प्लस, और KNO3 बनेगा एक साइड प्रोडक्ट। अब आपको पता कि AgI क्या है, AgI कोलाइडी कण है। और यदि मैं कह दूं कि अधिकता में हमारे पास है AgNO3, इन दोनों में अधिकता में कौन है, AgNO3। तो यदि AgNO3 अधिकता में उपस्थित है तो बताओ AgI के ऊपर, इस कोलाइडी कण के ऊपर कौन सा आयन अधिशोषित होगा। दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा आपको, Ag दिखाई दे रहा कॉमन। तो Ag पॉजिटिव इसके ऊपर अधिशोषित होगा बेटे Ag पॉजिटिव आयन। और फिर जब Ag पॉजिटिव आयन इसके ऊपर अधिशोषित हुआ तो परेशान हो जाएगा NO3 नेगेटिव आयन, वो भी अधिशोषित होगा, पर उसका अधिशोषण यानी दूसरा परत जो बनेगा वो टेम्परेरी होगा। पर यदि इसी रिएक्शन में मैं आपको कह दूं कि आपके पास जो AgI जो आपको मिला है कोलाइडी कण ये वाला, और मैं कह दूं यार इस बार KI अधिकता में लिया है हमने, तो यदि KI आपने अधिकता में लिया है
तो विलयन कुछ अलग तरह का बनेगा। अब बताओ दोनों में कॉमन आयन क्या है, सम आयन क्या है, आई। तो इस बार क्या होगा कि AgI जो आपका कोलाइडी कण है, इस कोलाइडी कण पर अधिशोषण होगा किसका, जो कॉमन आयन है, मीन्स आई नेगेटिव का, और साथ में फिर K पॉजिटिव इसके ऊपर दूसरा परत बनाएगा जो एक टेम्परेरी परत होगा। तो बताओ बेटे समझ में आया क्या आपके कि कोई भी कोलाइडी कण होता है, मान लो आपने कोई भी कोलाइडी विलयन बनाया है, तो उस कोलाइडी विलयन में बेटे उसके जो कोलाइडी कण होते हैं ना, उन कोलाइडी कणों पर आखिरकार आवेश कहां से आता है। ये बात हमने स्पष्ट करी कि कोलाइडी कणों पर क्या होता है, या तो धन आयन और या तो ऋण आयन अधिशोषित हो जाता है, और वो आयन अधिशोषित होता है जो एक तो अधिकता में उपस्थित हो और दूसरा वो सम आयन हो। ठीक है, उससे बनती है प्राथमिक परत, और प्राथमिक परत के ऊपर विपरीत आयन वाली अधिशोषित होती है एक दूसरी परत, और दूसरी परत होती है टेम्परेरी और पहली परत होती है परमानेंट। और पहली परत से ही पता चलता है कि कोलाइडी विलयन धन आवेशित है या ऋण आवेशित है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे बहुत अच्छी अच्छी। स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे हमें एक बात समझ में आई है कि इस दुनिया में, इस संसार में जितने भी कोलाइडी विलयन हैं, उन कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कणों पर जरूर कोई ना कोई आवेश है, यानी कि कोलाइडी विलयन को या तो धन आवेशित होना पड़ेगा या फिर कोलाइडी विलयन को होना पड़ेगा बेटे ऋण आवेशित। अब यहाँ कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो दिया गया विलयन है वो एक धन आवेशित कोलाइडी विलयन है या एक ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुविकल्पीय में या अतिलघु में। तो आपको कुछ कोलाइडी विलयन मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से धन आवेशित कोलाइडी विलयन है और बेटे कौन कौन से ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो आप एक हेडिंग लिखोगे नोट, और नोट में हम बात करेंगे बेटे, क्या बात करेंगे कि मान लो आपके पास सोने का कोलाइडी विलयन है, गोल्ड का, मान लो आपके पास चांदी का कोलाइडी विलयन है, मान लो आपके पास प्लेटिनम का कोलाइडी विलयन है, मान लो आपके पास आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी विलयन है, ये तो अभी हमने बनाया था। मान लो आपके पास Sb2S3 एंटीमनी सल्फाइड का कोलाइडी विलयन है, या फिर कैडमियम सल्फाइड CdS का कोलाइडी विलयन है, या फिर आपके पास स्टार्च है, स्टार्च भी तो एक कोलाइडी विलयन बनाता है जिसे आप कहते हो मंड या मांड, ठीक है। या फिर आपके पास मिट्टी घोल रखी आपने पानी में, मिट्टी का आपका कोलाइडी विलयन है, या फिर धुआं घुला हुआ है हवा में, तो धुआं भी तो एक कोलाइडी विलयन है, आपको पता है। तो धुआं और मिट्टी, या फिर मैं कह सकता हूं कि मान लो आपके पास रक्त है, खून, खून भी तो एक कोलाइडी विलयन है, तो बेटे खून भी एक कोलाइडी विलयन है, आपको ध्यान रखना है। और एक और लिख लो आप रेत, ये भी कोलाइडी विलयन बना सकता है। तो हम लिखेंगे कि आदि के कोलाइडी विलयन, आदि के कोलाइडी विलयन, ध्यान से समझियो बिल्कुल, ऋणावेशित होते हैं। तो एक तो इन कोलाइडी विलयनों को, इन पदार्थों को आपको ध्यान रखना है कि ज्यादातर इन पदार्थों के कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और बात ध्यान रखनी है आपको कि जैसे हमने पढ़ा था फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइड, इसका कोलाइडी विलयन, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइड, इसका कोलाइडी विलयन, या फिर मैथिलीन ब्लू, मैथिलीन ब्लू है एक कार्बनिक पदार्थ, मैथिलीन ब्लू का कोलाइडी विलयन, और या फिर बिस्मार्क ब्राउन,
बिस्मार्क, ब्राउन, इसका कोलाइडी विलियन। तो इन सबको ध्यान रखना है बेटे आपको, ठीक है। आप लिख सकते हो इसमें अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में जिलेटिन, अम्लीय माध्यम में जिलेटिन जो होती है उसका कोलाइडी विलियन, ठीक है बेटे। और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो आपको पता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही तो हमारे रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। आदि के कोलाइडी विलियन, आदि के कोलाइडी विलियन धनावेशित होते हैं, ठीक है बेटे। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि ऊपर तो हमारे पास लिखा हुआ है रक्त, और रक्त का कोलाइडी विलियन बताया ऋण आवेशित, और यहाँ लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन, इसका बताया धनावेशित। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रक्त और हीमोग्लोबिन तो एक ही चीज है। बेटे रक्त और हीमोग्लोबिन दोनों एक चीज नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब मैं आपको कह सकता हूं कि रक्त के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उन बहुत सारी चीजों में से एक होता है हीमोग्लोबिन। तो आप रक्त और हीमोग्लोबिन को बिल्कुल एक जैसा नहीं मान सकते हो। आपको ये बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान रहनी चाहिए, इसे दिमाग में अपने बिल्कुल घुसा लो कि जो रक्त है वो एक ऋण आवेशित कोलाइडी विलियन है, और जो हीमोग्लोबिन है वो एक धन आवेशित कोलाइडी विलियन है। इस बात को बेटे बिल्कुल आपको अपने जहन में बिठाना होगा, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा चलो अगले टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है विद्युत द्विपरत सिद्धांत। विद्युत द्विपरत सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटे, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी, इसके बारे में बात करेंगे। चलो वैसे तो आधी बातें आपकी समझ में आ ही गई हैं। आपको पता है कि मान लो आपके पास कोई कोलाइडी विलियन है, तो उस कोलाइडी विलियन में क्या होंगे, कोलाइडी कण होंगे, ये भी पता चल गया। और आपको पता है कि कोलाइडी कणों पर कौन अधिशोषित होंगे, आयन अधिशोषित होंगे। और आयन कितनी परत बनाएंगे, 2 परत बनाएंगे, क्योंकि 2 परत बनती है इसलिए इसका नाम है द्विपरत सिद्धांत, ठीक है बेटे। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, किसी, मैंने समझा दिया बेटे, ध्यान से देखियो जरा, किसी कोलाइडी विलियन के कोलाइडी कणों पर, मान लो आपके पास कोई कोलाइडी विलियन है और उसमें है कोई कोलाइडी कण है, उसमें बहुत सारे, तो किसी कोलाइडी विलियन के कोलाइडी कणों पर सबसे पहले सम आयन अधिशोषित होता है। आपको पता है ना कौन अधिशोषित होता है बेटे, सम आयन अधिशोषित होता है। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मान लो आपके पास कोई कोलाइडी विलियन है, ठीक है, और उस कोलाइडी विलियन में बहुत सारे कोलाइडी कण हैं, तो उनके ऊपर कौन सा आयन अधिशोषित होगा, सम आयन अधिशोषित होता है, ठीक है। जिससे क्या होगा बेटे, जिससे पहली परत बनती है, या फिर आप कह सकते हो प्राइमरी लेयर या प्राथमिक परत। पहली परत तो बनेगी प्राथमिक अधिशोषण से, ठीक है। अब क्या होगा कि वो जो पहला आयन है ना, उस पहले आयन पर
उस पहले आयन पर विपरीत आवेश वाला, ध्यान से समझिए जरा, उस पहले आयन पर विपरीत आवेश वाला दूसरा आयन, विपरीत आवेश वाला दूसरा आयन अधिशोषित होता है, अधिशोषित होता है। तो बेटे क्या होगा कि जो विपरीत आवेश वाला आयन होगा वो अधिशोषित होगा पहले वाले आयन के ऊपर, और इससे क्या होगा, हम लिखेंगे जिससे दूसरी परत बनती है। बताओ ये बात मैंने समझाई थी या नहीं? इससे बनती है दूसरी परत। क्या बनती है बेटे? दूसरी परत बनती है। अब देखो, इन दोनों परतों का संयोजन, इन दोनों परतों का जो संयोजन होता है, मतलब ये क्यों जुड़ रही है आपस में परतें? वैसे तो आपको पता ही है कि दोनों परतों के बीच लग रहा है आकर्षण बल, पर आपको ध्यान रखना है कि हेल्महोल्ट्ज, इन वैज्ञानिकों का नाम ध्यान रखना है आपको कि हेल्महोल्ट्ज द्विपरत इन्हें कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे ना? क्या कहते हैं? हेल्महोल्ट्ज द्विपरत। यहां लगा दिए मैंने ये निशान। इन दोनों परतों का संयोजन हेल्महोल्ट्ज द्विपरत कहलाता है। ऐसे बना लो, कहलाता है। तो इसे कहते हैं बेटे हेल्महोल्ट्ज द्विपरत। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अच्छा एक बात मैंने और सिखाई थी आपको, आपको सिखाया था कि पहली जो परत होती है ना, पहली परत जो होती है वो कैसी होती है? स्थिर होती है। पहली परत स्थिर होती है। बताओ सिखाई थी क्या ये बात? पहली परत स्थिर होती है, जिसे आप कह सकते हो, जिसे निश्चित परत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटे? निश्चित परत कहते हैं पहली परत को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और यदि दूसरी परत की बात करूं, जबकि दूसरी परत यानी जो दूसरा आयन अधिशोषित हुआ है, दूसरी परत गतिशील होती है, यानी वो स्थिर नहीं है। दूसरी परत कैसी होती है बेटे? गतिशील होती है। और जब वो गतिशील है तो उसे आप क्या कहते हो? बताओ, मैंने समीकरणों में भी समझाया था। क्या कहते हैं बेटे? विसरित परत कहते हैं। हमने वहां लिखा था विसरित भाग, तो आप विसरित परत कह दो या विसरित भाग कह दो, एक ही बात है। अब बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको, ध्यान से समझेंगे, सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों परतों के बीच जो है ना बेटे, इन दोनों परतों के बीच, मान लो दोनों परत में एक तो धनावेशित है, एक है ऋणावेशित, तो दोनों परतों के बीच एक विभवांतर तो उत्पन्न होगा। इन दोनों परतों के बीच, इन दोनों परतों के बीच का विभवांतर, भाई जब दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है, एक परत पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी परत है बेटे नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो विभवांतर को हम कहते हैं विद्युत, ध्यान रखेंगे, विद्युत गतिकी विभव। क्या कहते हैं बेटे? विद्युत गतिकी विभव। या इसका एक नाम बहुत ज्यादा फेमस है, दूसरा नाम है इसका जीटा विभव। पेपर में पूछा जाता है जीटा विभव। इस जीटा विभव को भी जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, कहलाता है। तो आप इसे जीटा विभव कह सकते हो बेटे। दोनों परतों के बीच जो लगता है क्या, जो विभवांतर पैदा होता है,
और जीटा विभव को आप इस फार्मूले से निकालते हो, z इज इक्वल टू 4 पाई ईटा, ईटा है ये, ईटा u अपॉन डी। ये फार्मूला आप यूज करते हो जीटा विभव निकालने के लिए, ठीक है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि n क्या है, n क्या है, ईटा है ये, तो ईटा, ईटा पता क्या है बेटे, ईटा है श्यानता गुणांक, ईटा है श्यानता गुणांक। इस फार्मूले में ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ईटा क्या है, श्यानता गुणांक है। और डी पता क्या है बेटे, डी, डी है माध्यम का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को आप परावैद्युत स्थिरांक भी कह सकते हो, यह परावैद्युतांक है माध्यम का, ठीक है। और u पता क्या है इसमें, u है कोलाइडी कण का वेग, कोलाइडी कण का वेग है बेटे u। अब और किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसमें z भी है एक, z तो आपको बताइए क्या होगा, बताओ z क्या होगा, z है बेटे जीटा विभव। जीटा विभव को कुछ बुक्स में लिख रखा है जेटा विभव, तो आप इसे जीटा विभव कह दो या फिर आप कह सकते हो इसे जेटा विभव। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली पढ़ाई कर रहे, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। अब हमारा टॉपिक है कोलाइडों का स्थायित्व या स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड। बहुत मजेदार टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। आपके पास मान लो कोई कोलाइडी विलयन है, मान लो हमारे पास है बेटे कोई कोलाइडी विलयन, यहां बना दो ऊपर। मान लो हमारे पास कोई कोलाइडी विलयन है, इस बर्तन में हमने उसे भर रखा है और ये है उसके कोलाइडी कण। क्या है बेटे, कोलाइडी कण है, इसके थोड़े बड़े बना दिए मैंने साइज। तो इस कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों की खासियत पता क्या होती है, खासियत ये होती है कि कोलाइडी कण किसी भी विलयन में या बर्तन में भरे हुए विलयन में एक समान रूप से वितरित होते हैं, यानी कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेटे यूनिफॉर्म होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये सारे कोलाइडी कण एक जगह इकट्ठे हो गए, या कहीं तो इन्होंने बहुत ज्यादा भीड़ कर रखी है और कहीं एक भी कोलाइडी कण नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं ये कोलाइडी कण। इसका मतलब है कि किसी भी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का जो वितरण होता है वो बेटे एक समान होता है। और जब कोलाइडी कणों का वितरण एक समान है और वे लगातार ब्राउनी गति भी करते रहते हैं, तो ब्राउनी गति भी कर रहे और उनका वितरण भी एक समान है पूरे विलयन में, इसका मतलब कोलाइडी कण बर्तन की तली में नहीं बैठ रहे हैं। और जब वे बर्तन की तली में नहीं बैठ रहे हैं, चाहे आपने कोलाइड विलयन आधे घंटे पहले बनाया हो, चाहे एक दिन पहले बनाया हो या एक महीने पहले बनाया हो, यानी आधे घंटे पुराना, एक दिन पुराना या एक महीने पुराना या एक साल पुराना कोलाइडी विलयन जो होगा उसमें भी कोलाइडी कण एक समान रूप से वितरित होंगे और लगातार बेटे ब्राउनी गति कर रहे होंगे। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या सर इसी चीज का नाम स्थायित्व है, तो मेरा जवाब है हाँ बेटे, इसी चीज का नाम स्थायित्व है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण सदैव समान रूप से वितरित रहते हैं और ब्राउनी गति करते रहते हैं और बर्तन की तली में नहीं बैठते हैं। इसका मतलब कोलाइडी विलयन ही बना रहता है, वो किसी दूसरे रूप में नहीं बदलता है। तो इसे ही कहते हैं बेटे क्या, स्थायित्व कहते हैं, स्थायित्व। तो हम लिख सकते हैं कि यहां से लिख रहा बेटे, किसी कोलाइडी विलयन में, किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण, किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण समान रूप से वितरित रहते हैं, समान रूप से वितरित रहते हैं तथा ब्राउनी गति
करते रहते हैं, ब्राउनी गति करते रहते हैं। लगातार ब्राउनी गति करते रहेंगे, समान रूप से वितरित रहेंगे, अतः कोलाइडी विलयन स्थायी होता है। कोलाइडी विलयन कैसा होता है? स्थायी, यानी कि कोलाइडी विलयन बन गया है तो बन गया है, अब वो अपने उसी रूप में रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने आधे घंटे पहले कोलाइडी विलयन बनाया था और अब वो कोलाइडी विलयन नहीं रहा है, अब वहां बन गया है कोई निलंबन या बन गया है कोई वास्तविक विलयन। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो मैं समझाऊंगा बेटे कि इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। अब आगे मजेदार बात, हमारे लिए समझने की बात आ गई बेटे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से रीजन हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहला रीजन पता क्या है? सबसे पहला कारण है कोलाइडी कणों पर, ध्यान से देखिए जरा, कोलाइडी कणों पर समान आवेश का होना। बेटे जो कोलाइडी कण होते हैं ना, मान लो कोई भी कोलाइडी विलयन है आपके पास, तो कोलाइडी विलयन में होंगे बहुत सारे कोलाइडी कण, और वे सारे कोलाइडी कण या तो धनावेशित होंगे और या फिर वे सभी कोलाइडी कण ऋणावेशित होंगे। तो मान लो ये सारे कोलाइडी कण ऋणावेशित हैं, मान लिया है मैंने, इनके ऊपर सबके ऊपर कैसा आवेश है? मान लो नेगेटिव चार्ज है। तो जब सबके ऊपर इक्वल चार्ज और सेम चार्ज होगा तो क्या सभी कोलाइडी कणों के बीच प्रतिकर्षण बल काम नहीं करेगा? तो आप कहोगे सर करेगा काम, बिल्कुल। तो जब सबके ऊपर प्रतिकर्षण बल ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इस रिपल्सन या इस प्रतिकर्षण के कारण ये कोलाइडी कण कभी भी आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। ये कभी नहीं जुड़ेंगे बेटे आपस में, क्योंकि ये एक दूसरे को कर रहे हैं प्रतिकर्षित, और प्रतिकर्षित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास है सेम चार्ज, ये आइडेंटिकल चार्ज या सेम चार्ज कैरी कर रहे हैं, इसलिए इनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण या रिपल्सन। और जब बेटे इनके बीच रिपल्सन लगेगा तो ये कैसे जुड़ जाएंगे, कैसे ये गुच्छे बना लेंगे, और कैसे ये अपने कोलाइडी विलयन का गुण खो देंगे? ये खो ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। तो ये अपने आप में बहुत जबरदस्त फैक्टर है कि कोलाइडी कणों पर समान आवेश का होना। तो कोलाइडी कणों पर जब एक जैसा आवेश होगा तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे वे रहेंगे समान दूरी पर, बराबर दूरी पर रहेंगे, क्योंकि दो कोलाइडी कण अपनी दूरी को अधिकतम करना चाहते हैं, अपने बीच की दूरी को। तो सारे कोलाइडी कणों का जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी बेटे? अधिकतम होगी। इसलिए सभी कोलाइडी कणों का इस बर्तन में या इस विलयन में वितरण होगा एक समान, जिसे आप कहते हो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटे। अच्छा, दूसरा फैक्टर बताऊं? दूसरा फैक्टर है कि कोलाइडी कण लगातार ब्राउनी गति करते रहते हैं। ठीक है, या करते हैं लिख दो, लगातार क्या करते हैं? ब्राउनी गति करते हैं। अब यहां समझना पड़ेगा फिर दोबारा एक बात, जब ये लगातार ब्राउनी गति करते हैं जब ही तो ये बर्तन की तली में नहीं बैठ रहे हैं। यदि इन्होंने ब्राउनी गति करनी बंद कर दी ना बेटे, तो ये इसका मतलब इनकी ऊर्जा हो गई है खत्म। और जब ये ब्राउनी गति नहीं कर रहे हैं, इनके अंदर गतिज ऊर्जा नहीं है, फिर तो बेटे ये बर्तन की तली में बैठ जाएंगे, या फिर बर्तन में जो आपने द्रव भर रखा है कोलाइडी विलयन, उसके स्वतंत्र सतह पर तैरना शुरू कर देंगे, और फिर तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। यदि ये सारे तली में बैठ गए तो फिर तो इनके बीच की दूरी होगी कम, और इकट्ठे होंगे, गुच्छे बनाने शुरू कर देंगे, और गुच्छे बनाने शुरू कर देंगे। फिर कौन कह देगा उसे कि ये कोलाइडी विलयन है? कोई भी नहीं कह सकता कोलाइडी विलयन है। सारी दुनिया तो उसे बेटे निलंबन कहेगी। क्या कहेगी? निलंबन। तो दूसरा फैक्टर है कि लगातार कौन सी गति करते रहते हैं? कौन सी गति बेटे? ब्राउनी गति।
अच्छा, एक और कारण है, उसे भी समझ लो। एक कारण है कि ये जो कोलाइडी कण है ना बेटे, कोलाइडी कणों पर ध्यान से समझते रहा करो। कोलाइडी कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल का गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी अपने आप में बहुत जबरदस्त फैक्टर है कि जो कोलाइडी कण है उन पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य ही नहीं करता है। और जब उन पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा तो वे बर्तन की तली में क्यों बैठेंगे बेटे? उनकी कोई मजबूरी थोड़ा ही होगी कि वे बर्तन की तली में बैठ जाएं। यदि उन पर लगता बेटे गुरुत्वाकर्षण बल तो वे पक्का है कि बर्तन की तली में बैठ जाते। और यदि वे बर्तन की तली में बैठ जाते फिर तो बेटे वे कोलाइडी विलियन उन्हें कोई कह ही नहीं सकता था। तो एक फैक्टर ये भी है कि इन पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। और चौथा और जबरदस्त फैक्टर क्या है, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। जो बेटे द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं ना, द्रव स्नेही कोलाइडों, ध्यान से समझियो इस पॉइंट को, मैंने स्टार बना दिया, इसे ध्यान से समझना है। जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उनकी खासियत होती है कि वे द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडी विलियन बना लेते हैं। इसका मतलब द्रव से होता है उन्हें स्नेह, द्रव से उन्हें होता है लगाव, द्रव से उन्हें होता है प्यार। तो जब उन्हें द्रव से प्यार है तो द्रव को भी तो उनसे प्यार होगा, तो एक दूसरे का कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। तो हम यहाँ लिख रहे कि द्रव स्नेही कोलाइडों की सतह पर द्रव स्नेही कोलाइडों की सतह पर द्रव की एक रक्षक परत द्रव की एक रक्षक परत बन जाती है। क्या बन जाती है बेटे? रक्षक परत। द्रव की एक रक्षक परत बन जाती है। तो एक फैक्टर ये भी है कि जब द्रव स्नेही कोलाइड आप पानी में या किसी भी द्रव में घोल दोगे द्रव स्नेही कोलाइड को, तो उसके कोलाइडी कणों के चारों तरफ द्रव की एक बेटे रक्षक परत बन जाएगी। और वो रक्षक परत दो कोलाइडी कणों को आपस में जुड़ने ही नहीं देगी। दैट इज द फैक्ट। ये फैक्ट बहुत जबरदस्त है और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी पढ़ने वाली है बहुत ज्यादा जरूरत थ्रू आउट द लाइफ, जीवन पर्यंत। जरूरी नहीं है कि हमें 12वीं का एग्जाम भी पास करना है और हमारी सारी उपलब्धियां प्राप्त हो जाएंगी। 12वीं का पेपर या 12वीं का बोर्ड का एग्जाम ही एकमात्र हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन के और भी बहुत सारे लक्ष्य हैं और उनमें बहुत सारी जगहों पे आपको बेटे इस चीज की जरूरत पड़ने वाली है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उनके चारों तरफ द्रव की होती है रक्षक परत। और रक्षक परत जो प्रोटेक्टिंग लेयर है वो दो कोलाइडी कणों को आपस में जुड़ने ही नहीं देती है। या फिर कोलाइडी कण का कोई दुश्मन बाहर से आता है, उस दुश्मन को कोलाइडी कण पर अटैक ही नहीं करने देती है। तो इसलिए कोलाइडी कण रहते हैं अलग अलग और समान दूरी पर और बिना किसी डिस्टरबेंस के। इसलिए कोलाइडी विलियन कैसे होते हैं? स्थायी, या फिर कोलाइड जो होते हैं वे स्थायी होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एक बहुत जबरदस्त टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हमें बात करनी है स्कंदन, या इसे अवक्षेपण भी कहते हैं, ऊर्णन भी कहते हैं, कोएगुलेशन भी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, या फ्लोक्यूलेशन भी कहते हैं। किसी भी नाम से पेपर में आ सकता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, जिस तरह ऊपर वाले के बहुत सारे नाम है ना, आपको पता है कि सब अपने हिसाब से उसके नाम लेते हैं। इसी तरीके से हमारा है स्कंदन, ठीक है, या अवक्षेपण या ऊर्णन, बहुत सारे नाम हैं, ध्यान से समझेंगे। मुझे एक बात बताओ अच्छा बेटे, मान लो आपके पास एक बर्तन है और इस बर्तन में आपने भर रखा है एक कोलाइडी विलियन। और वो कोलाइडी विलियन कैसा है? मान लो उसके जो कोलाइडी कण हैं वे ऋण आवेशित हैं। ये कोलाइडी कण ऋण आवेशित है, ये सारे के सारे कोलाइडी कण कैसे हैं बेटे? ऋण आवेशित हैं।
तो मुझे यूं बताओ कि या तो सारे कोलाइडी कण बेटे ऋणावेशित होंगे और या फिर सारे कोलाइडी कण होंगे धनावेशित, और समान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जब प्रतिकर्षित करते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है कि कोलाइडी कण एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहते हैं या फिर इनका वितरण रहता है एक समान, ये आपस में जुड़ते नहीं हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कोलाइडी विलयन होता है स्थायी। क्या होता है बेटे? स्थायी। तो मुझे बताओ कि ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी अभी या नहीं पढ़ाई थी? तो आप कहोगे कि सर पढ़ाई थी आपने, बिल्कुल पढ़ाई थी। तो मैं यहाँ इस बात को जरूर लिखूंगा कि कोलाइडी कणों पर समान आवेश होने के कारण वे एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं बेटे? प्रतिकर्षित करते हैं, या आप कह सकते हो कि रिपेल करते हैं, जिसके कारण प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा बेटे बताओ? जिसके कारण वे समान रूप से वितरित, बताओ लिख सकता हूं क्या मैं? समान रूप से वितरित रहते हैं, अर्थात कोलाइडी विलयन स्थायी होता है। कोलाइडी विलयन कैसा होता है? स्थायी होता है, यानी कि ये आपस में जुड़ने के नहीं है, गुच्छे नहीं बनाने के। पर यार एक बात बताओ मुझे यूं बताओ बेटे, यदि मैं किसी तरीके से इनका आवेश खत्म कर दूं, इनके ऊपर ऋण आवेश है सबके ऊपर, या कोलाइडी विलयन कोई ऐसा होगा जिसके ऊपर धनावेश होगा सबके ऊपर, यदि मैं किसी तरीके से इनका आवेश खत्म कर दूं ना बेटे, यानी इन्हें सबको कर दूं उदासीन, तो उदासीन करने से क्या होगा? फिर तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल काम ही नहीं करने का है। और जब इनके बीच बेटे प्रतिकर्षण बल काम नहीं करेगा तो फिर इन्हें जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता है, फिर इन्हें कोई नहीं रोक सकता जुड़ने से। और जब ये जुड़ने से नहीं रोके जा सकेंगे तो ये आपस में जुड़ेंगे और बनाएंगे गुच्छे। क्या बनाएंगे? गुच्छे बनाएंगे, पुंज बनाएंगे, समूह बनाएंगे। और जब बड़े बड़े गुच्छे बनेंगे तो इनके ऊपर लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल और ये बड़े बड़े गुच्छे बैठ जाएंगे बर्तन की तली में। और यदि इनका घनत्व जल या द्रव के घनत्व से कम है तो तैरेंगे स्वतंत्र सतह पर, कुल मिलाकर विलयन से अलग हो जाएंगे बेटे। और इस घटना को ही हम कहते हैं स्कंदन या अवक्षेपण या ऊर्णन। क्या कहते हैं बेटे? या तो आप कह सकते हो स्कंदन, या फिर आप कह सकते हो अवक्षेपण, और या फिर आप कह सकते हो ऊर्णन। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि जब इन कोलाइडी, ध्यान से समझियो, जब इन कोलाइडी कणों का आवेश किसी विधि द्वारा, विधि माने तरीका, मेथड, जब इन कोलाइडी कणों का आवेश किसी विधि द्वारा समाप्त हो जाता है, या फिर आप लिख सकते हो अर्थात ये उदासीन हो जाते हैं। भाई आवेश खत्म हो गया तो उदासीन ही तो हो जाएंगे, उदासीन हो जाते हैं, तो इनके बीच का प्रतिकर्षण बल भी, इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगता है
बल भी समाप्त हो जाता है। फिर तो बेटे इनके बीच प्रतिकर्षण बल काम ही नहीं करेगा, समाप्त हो जाता है। अतः ये आपस में क्या करेंगे बताओ? ये आपस में जुड़कर गुच्छे, गुच्छे नहीं कहते तो आप कह दो पुंज, और पुंज नहीं कहते तो आप कह दो समूह। क्या कह सकते हैं? समूह बनाने लगते हैं। ठीक है, तो ये समूह बनाएंगे बेटे, ग्रुप बनाएंगे, पुंज बनाएंगे, तो उनका साइज तो बड़ा होगा। तो मैं लिखूंगा इन बड़े पुंजों पर या पुंज पर या समूह पर या गुच्छों पर गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है बेटे? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण ये विलयन से अलग होकर कहाँ जाएंगे बताओ? बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। बर्तन की तली में ही तो बैठ जाएंगे बेटे, बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। अब मान लो ये बर्तन की तली में बैठ गए, ठीक है, समझियो जरा ध्यान से। यह घटना स्कंदन कहलाती है, स्कंदन कहलाती है। इसे ही कहते हैं बेटे स्कंदन। मतलब जो कोलाइडी विलयन आपके पास है, किसी तरीके से आप उस कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कणों का आवेश कर दो खत्म। यानी आवेश खत्म करने का मतलब चाहे वो ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन हो और चाहे वो धन आवेशित कोलाइडी विलयन हो, आप उसके आवेश को खत्म कर दो, उन कोलाइडी कणों को उदासीन कर दो। बहुत तरीके हैं उदासीन करने के, मैं सिखाऊंगा सारे तरीके। और जब आप इन्हें उदासीन कर दोगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगने का ही नहीं है, और जब इनके बीच बेटे प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा तो ये आपस में जुड़ जुड़ के बड़े बड़े गुच्छे बनाएंगे, और उन गुच्छों को ही तो अवक्षेप कहते हैं। बच्चों की पूरी जिंदगी बीत जाती है, उन्हें यूं ही नहीं समझ में आता है कि अवक्षेप का क्या मतलब है। अवक्षेप का कोई मतलब नहीं है बेटे, छोटा सा मतलब है। अवक्षेप का मतलब एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, एक कणों का बहुत समूह, परमाणुओं का समूह, अणुओं का समूह। जब बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे होकर एक साथ रहते हैं गुच्छों के रूप में, तो उस गुच्छे को ही तो कहते हैं बेटे अवक्षेप या प्रेसिपिटेट। जब ही तो हमने लिखा है स्कंदन अवक्षेपण। क्या लिखा है? अवक्षेपण। इसे उर्णन भी कहते हैं। बताओ खेल समझ में आया क्या? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे यहाँ मैंने लिख रखा है एक नोट, और बहुत बढ़िया पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। नोट में लिखा हुआ है कि स्कंदन अधिकतर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों का ही होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपके पास कोई द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है और एक है द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन, और आपने इस बात को देखना है कि स्कंदन या अवक्षेपण या उर्णन किसका पहले होगा, तो बेटे पहले या जल्दी या अधिकतर जो स्कंदन होता है वो द्रव विरोधी कोलाइडों का ही होता है। इस चीज को अपने दिमाग में घुसा लो बिल्कुल। अब आप यूं सोच रहे होगे कि सर आप किस आधार पर बोल रहे हो कि अधिकतर जो स्कंदन होता है वो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों का ही होता है, आप किस आधार पर बोल रहे हो? तो बेटे मेरा बोलने का आधार पता क्या है? मेरा बोलने का आधार है कि जो हमारे पास द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होगा ना, उसमें बेटे कोलाइडी कणों के चारों तरफ द्रव की एक रक्षक परत होगी। क्या होगी बेटे? द्रव की रक्षक परत। किसके चारों तरफ?
कोलाइडी कणों के चारों तरफ। किसके कोलाइडी कणों के चारों तरफ? द्रव स्नेही कोलाइड के। तो जब द्रव की रक्षक परत होगी तो बेटे द्रव की रक्षक परत तो कोलाइडी कणों का कुछ भी नहीं बिगाड़ने देगी, क्योंकि वो एक रक्षक परत है। पर यदि मैं द्रव विरोधी कोलाइड की बात करूं तो द्रव विरोधी कोलाइड से कोई मतलब नहीं है द्रव को, क्योंकि वो है द्रव विरोधी। और जब द्रव को कोई मतलब नहीं है तो मुझे बेटे एक बात बताओ कि द्रव विरोधी कोलाइडी कण के चारों तरफ रक्षक परत क्यों बनाएगा? वो तो बनाने का ही नहीं है। और जब द्रव विरोधी कोलाइडी कण के चारों तरफ द्रव की रक्षक परत नहीं है तो द्रव विरोधी कोलाइडी कण की रक्षा कौन करेगा? कोई भी नहीं करने का उसकी रक्षा। तो उसका तो कोई भी आकर कुछ भी बिगाड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि स्कंदन अधिकतर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों का होता है। तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों का ही अधिकतर स्कंदन होता है। आप द्रव स्नेही का भी कर सकते हो, पर बेटे बहुत मुश्किल काम है। इतना मुश्किल काम है जैसे आपका आईआईटी में सेलेक्ट होना, या फिर आपका AIEEE में सेलेक्ट होना, और या फिर आपका यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना। इतना मुश्किल है। हो तो जाएगा, पर जरा हिम्मत लगानी पड़ेगी थोड़ी। देखो समझ में आ गई ना ये बात। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक देखो क्या है, स्कंदन करने की विधियां या मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन। बेटे स्कंदन करने की विधियों का मतलब पता क्या है? आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि मान लो आपके पास कोई कोलाइडी विलयन है, उस कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कण या तो सारे के सारे धनावेशित हैं या फिर सारे के सारे ऋणावेशित हैं, और उनके आवेश को करना है हमें खत्म, यानी उन्हें उदासीन करना है, और उदासीन करने के बाद ही वे आपस में जुड़ेंगे, गुच्छे बनाएंगे, उनका स्कंदन होगा। तो उन्हें उदासीन करने के आखिरकार क्या क्या तरीके हैं? आपको स्कंदन करना है तो उन्हें कणों को उदासीन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? आप कहोगे जी करना पड़ेगा उदासीन। तो बेटे उन्हें उदासीन करने के तरीके ही तो हमें सीखने हैं। तो सबसे पहला बताओ मैंने क्या लिख रखा है तरीका? सबसे पहला लिख रखा है विद्युत कण संचलन। बताओ मैंने विद्युत कण संचलन आपको सिखाया है या नहीं सिखाया है? सिखाया है। इसमें क्या होगा कि जब मैं लिख रहा बेटे, जब किसी, ध्यान से समझियो, मैंने पूरी बात सिखा रखी है आपको, विद्युत कण संचलन पूरा सिखा रखा है, बहुत अच्छे तरीके से सिखा रखा है। यहाँ हो रहा है एकमात्र रिवीजन इस चीज का। जब किसी कोलाइडी विलयन में, जब किसी कोलाइडी विलयन में धातु के इलेक्ट्रोड, ध्यान से समझते रहियो बेटे, जब किसी कोलाइडी विलयन में धातु के इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ऐसा ही तो करा था हमने इसमें। यदि आप पूरी पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे हो तो आपको पता है इन बातों का। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आवेशित का मतलब धन आवेशित भी हो सकता है और ऋण आवेशित भी हो सकता है। तो आवेशित कोलाइडी कण किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर, किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर, किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर एकत्रित होने लगते हैं। पहले तो गति करेंगे फिर वहां जाके इकट्ठे तो हो ही जाएंगे, एकत्रित होने लगते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, इलेक्ट्रोड की ओर ना करके इलेक्ट्रोड पर लिख दूं इसे, यहाँ तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। किसी एक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने लगते हैं, और जब वे किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होंगे, मान लो सारे के सारे कण ऋण आवेशित हैं, तो ऋण आवेशित कण तो बेटे एनोड पे इकट्ठे होंगे जाके, और जब वे एनोड पे इकट्ठे होंगे
तो क्या एनोड उनके ऋण आवेश को खत्म करेगा या नहीं करेगा? आप कहोगे कि सर करेगा, बिल्कुल 100% करेगा। तो यदि कोई ऋण आवेशित कण है वे तो एनोड पे जाके उन्हें उदासीन होना, और यदि धनावेशित कण है तो उन्हें उदासीन होना है कैथोड पर जाकर। तो हमें पता कि एक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने लगते हैं तथा उदासीन होने लगते हैं। चाहे वो कण ऋणावेशित हो चाहे वो धनावेशित कण हो, उसे अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर जाना पड़ेगा और वहां जाके उसे उदासीन होने पड़ेगा। तो तथा उदासीन होने लगते हैं, उदासीन होने लगते हैं। एवं आपस में जब उदासीन होंगे तो आपस में जुड़कर गुच्छे बनाने लगते हैं, आपस में जुड़कर गुच्छे बनाने लगते हैं। ठीक है, और गुच्छे बनाने लगते हैं, अतः अवक्षेपण हो जाता है या होने लगता है, ही लिख दो, होने लगता है। अब ये बात बताओ आपके समझ में आई क्या? मान लो आपके पास कोई एक बर्तन है और उस बर्तन में आपके पास ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। कैसा कोलाइडी विलयन है? ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। और आपने एक तो इलेक्ट्रोड यहाँ डुबा दिया, एक धातु की प्लेट यह है, ये वाली प्लेट है धनावेशित, इसे मैं कहूंगा एनोड, और ये वाली प्लेट है ऋणावेशित, इसे मैं कहूंगा कैथोड। तो मुझे यूं बताओ कि जितने भी ये कण हैं आपके, ये सारे इधर को गति नहीं करेंगे क्या? ये सारे ऋणावेशित कोलाइडी कण इस धनावेशित एनोड की तरफ गति करेंगे और इस पे इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होके एकत्रित होके उदासीन हो जाएंगे, और इस उदासीन होने के कारण ये आपस में चिपकेंगे, गुच्छे बनेंगे, और गुच्छे बन के नीचे बैठना शुरू कर देंगे तली में। तो स्कंदन का एक अच्छा तरीका है वैद्युत कण संचलन। ठीक है बेटे। अच्छा, एक तरीका और बताऊं तुम्हें, बहुत अच्छा, ध्यान से समझियो। दूसरा तरीका है दो विपरीत आवेशित सॉल को मिलाकर। ये बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, इस तरीके को समझने में कुछ बच्चों को बहुत मजा आएगा। देखो, मान लो आपके पास एक बर्तन है और उस बर्तन में आपके पास है ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन। मान लो एक बर्तन में आपके पास ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन को हम सॉल भी कहते हैं। आप चाहे सॉल कह दो और चाहे कह दो कोलाइडी विलयन, दोनों बातों का एक ही मतलब है। मान लो मेरे पास एक बर्तन में ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है और दूसरे बर्तन में है धन आवेशित कोलाइडी विलयन, और मैंने लिया एक बड़ा बर्तन और उस बड़े बर्तन में ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन भी डाल दिया और धन आवेशित कोलाइडी विलयन भी डाल दिया। तो क्या होगा? ऋण आवेशित कोलाइडी कण धनावेशित कोलाइडी कणों को उदासीन करेंगे और धनावेशित कोलाइडी कण ऋणावेशित कोलाइडी कणों को उदासीन करेंगे। कुल मिला के बात यह होगी कि दोनों एक दूसरे को उदासीन करेंगे, और जब दोनों एक दूसरे को उदासीन करेंगे तो पूरा विलयन में जितने भी कण होंगे कोलाइडी कण सारे उदासीन हो जाएंगे, और जब सारे कोलाइडी कण उदासीन हो जाएंगे तो वे सारे आपस में चिपकने शुरू होंगे, इकट्ठे होने शुरू होंगे, गुच्छे बनाने शुरू करेंगे, समूह बनाने शुरू करेंगे, ग्रुप्स बनाने शुरू करेंगे, और फिर भारी होके मोटे मोटे गुच्छे नीचे बैठ जाएंगे। तो बताओ स्कंदन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप कहोगे सर हो जाएगा, ये तो बहुत कमाल का तरीका है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा जब धनावेशित, ध्यान से समझियो, जब धनावेशित तथा ऋणावेशित, जब धनावेशित तथा ऋणावेशित कोलाइडी विलयनों को, कोलाइडी विलयन की जगह आप सॉल भी लिख सकते हो, सॉल विलयनों को
एक बड़े बर्तन में, एक बड़े बर्तन में आपस में मिलाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, तो वे कण, कण क्या आवेशित लिख दो, वे विपरीत आवेशित कण, वे विपरीत आवेशित कण एक दूसरे को, विपरीत आवेशित कण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन, तथा उदासीन हो जाएंगे तो क्या होगा बेटे, एकत्र होकर गुच्छे बना लेते हैं, एकत्र होकर गुच्छे बना लेते हैं, अर्थात उनका अवक्षेपण, अवक्षेपण नहीं कहते तो स्कंदन कह दो, एक ही बात है, स्कंदन हो जाता है। बताओ बेटे ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? तो उनका हो जाएगा क्या, स्कंदन, उनका बेटे स्कंदन हो जाएगा यदि विपरीत आवेश वाले आप दो कोलाइडी विलयनों को आपस में मिलाओगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख सकता हूं यहां आपको समझाने के लिए। मान लो मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक कोलाइडी विलयन है। आपको पता है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन होता है धन आवेशित कोलाइडी विलयन, और इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने AS2S3 यानी कि आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी विलयन मिलाया, जो एक ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है। तो धन आवेशित कोलाइडी विलयन के धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन के, ऐसे लिख लो इसे, ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन के ऋण आवेशित कण एक दूसरे को उदासीन करेंगे, और उदासीन करके क्या होगा, ये आपस में गुच्छे बना लेंगे मिलके, और इनका हो जाएगा अवक्षेपण। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, स्कंदन करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है जिसका नाम है क्वथन। क्वथन माने उबालना, और इस तरीके को बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कभी भी कि क्वथन आखिरकार किस तरीके से काम करता है स्कंदन में हेल्प करने के लिए। मैं आपको समझा रहा बेटे, ध्यान से समझियो। मान लो आपके पास कोई कोलाइडी विलयन है, और वो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण हैं, या तो वे सारे कोलाइडी कण धन आवेशित हैं, और या फिर सारे कोलाइडी कण हैं ऋण आवेशित। तो बेटे मुझे एक बात बताओ आप, कि वे जो कोलाइडी कण हैं, चाहे तो उनके ऊपर धन आवेश है और चाहे तो उनके ऊपर है ऋण आवेश, तो वो धन आवेश या ऋण आवेश आखिरकार है किस कारण से, क्या वजह है उसके आवेश के होने की? तो आप कहोगे कि सर वो आवेश इसलिए है क्योंकि जो कोलाइडी कण होते हैं उनकी सतह पर होता है आयनों का अधिशोषण, और उस आयन का अधिशोषण होता है जो आयन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, और जो आयन सम आयन होता है। यहाँ सम आयन एक बड़ी चीज है। तो इसका मतलब कोलाइडी कण है, उसके ऊपर सम आयन का या किसी एक आयन का एक परत, एक लेयर बन रहा होगा, एक सरफेस पे जो है एक परत बना होगा किसी आयन का, और उस परत को हम कहते हैं स्थिर परत या प्राथमिक परत या प्राइमरी लेयर। अब दूसरी बात क्या समझनी है, दूसरी बात ये समझनी है बेटे कि मान लो आपके पास वो कोलाइडी विलयन है, और उस कोलाइडी विलयन में जो आवेशित कण है कोलाइडी कण, उस पूरे कोलाइडी विलयन को आप एक बर्तन में रखो और उसे उबालना शुरू कर दो। तो उबालने से क्या होगा बेटे, उबालने से ऐसा होगा कि जब आप उसे उबाल लोगे ना, तो उसके जो कोलाइडी कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। बताओ इस बात को समझते हो या नहीं? जब आप उस कोलाइडी विलयन को उबाल रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो जितना ज्यादा आप उसे गर्म करोगे और जब आप उसे उबाल दोगे, तो क्या कोलाइडी कण गर्म नहीं हो जाएंगे? आप कहोगे कि सर हो जाएंगे बिल्कुल गर्म। तो बेटे जब कोलाइडी कण गर्म हो जाएंगे
तो क्या उनकी गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ जाएगी? तो आप कहोगे कि सर बढ़ जाएगी गतिज ऊर्जा। तो बेटे जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो क्या उनका वेग नहीं बढ़ेगा? आप कहोगे कि सर बढ़ेगा वेग। और जब उनका वेग बढ़ेगा तो बेटे मुझे जरा सोच के एक बात बताओ कि क्या उनकी ब्राउनी गति का वेग या ब्राउनी गति नहीं बढ़ेगी? तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल पक्की बात है कि ब्राउनी गति में वृद्धि हो जाएगी। और जब ब्राउनी गति में वृद्धि होगी ना बेटे, तो परिक्षेपण माध्यम के साथ टक्करों की संख्या में भी वृद्धि होगी और उन टक्कर के वेग में भी वृद्धि होगी। इसका मतलब कोलाइडी कण जब ब्राउनी गति में वृद्धि कर देंगे अपनी उबालने के कारण, तो टक्करें बहुत ज्यादा होंगी और टक्करें बहुत तेजी से होंगी। और जब टक्करें बहुत ज्यादा होंगी, बहुत तेजी से होंगी, तो उनकी जो बाहर की वो जो अधिशोषण से जो आयन वाली परत बनी थी ना, वो परत कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगी उन बार बार होने वाली टक्करों से, ज्यादा संख्या में होने वाली टक्करों से, तेजी से अधिक वेग से होने वाली टक्करों से। तो बाहरी परत हो जाएगी नष्ट। और जब वो आयन वाली बाहरी परत, प्राथमिक परत, स्थिर परत नष्ट हो जाएगी, तो क्या कोलाइडी कण अब भी आवेशित रहेगा? बताओ रहेगा क्या आवेशित? और जब कोलाइडी कण आवेशित नहीं रहेगा तो क्या उन कोलाइडी कणों के बीच अब भी प्रतिकर्षण बल काम कर रहा होगा? आप कहोगे कि सर बिल्कुल भी नहीं कर रहा होगा। तो बेटे जब उनके बीच प्रतिकर्षण बल ही नहीं काम करेगा तो वे आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर बनाएंगे गुच्छे, और गुच्छे वजन में बहुत ज्यादा हो जाएंगे और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे बैठ जाएंगे बर्तन की तली में, या फिर ऊपर सतह पर तैरते रहेंगे यदि उनका घनत्व हुआ विलायक या परिक्षेपण माध्यम के घनत्व से कम। ठीक है बेटे, बताओ खेल समझ में आया क्या आपके? क्या खेल है? देखो हमें एग्जाम में क्या लिखना है। एग्जाम में लिखना है जब किसी कोलाइडी विलयन को उबाला जाता है, जब किसी कोलाइडी विलयन को उबाला जाता है तो कोलाइडी कणों का ताप बढ़ने के कारण कोलाइडी कणों का ताप बढ़ेगा ना बेटे। ताप बढ़ने के कारण उनकी ब्राउनी गति में वृद्धि होती है। ब्राउनी गति में क्या होती है बेटे? वृद्धि होती है। अतः वे अधिक वेग से तथा अधिक संख्या में, अधिक वेग से तथा अधिक संख्या में, अधिक संख्या में मतलब ज्यादा बार, अधिक संख्या में से आप लिख सकते हो अधिक बार परिक्षेपण माध्यम के कणों से, परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराते हैं, टकराने लगते हैं, ऐसा लिखो, टकराने लगते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर अधिशोषित आयनों की परत
नष्ट हो जाती है। जो परत है बेटे वो नष्ट हो जाएगी, और जब परत नष्ट हो जाती है तो वे क्या हो जाते हैं, वे उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटे, उदासीन, उदासीन हो जाते हैं। अतः आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे बताओ, गुच्छे कह दो या पुंज कह दो, गुच्छे बनाने लगते हैं। अर्थात उनका अवक्षेपण होने लगता है। बताओ बेटे ये बात समझ में आई क्या? उनका क्या होने लगता है, अवक्षेपण होने लगता है। ठीक है बेटे, देखो उबाल कर आपकी समझ में आया क्या? अब एक तरीका और बताऊंगा जो सबसे बढ़िया है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरीका है बेटे, नंबर घ लिख दूं इसे, नंबर घ है बेटे, विद्युत अपघटय कह दो या वैद्युत अपघटय कह दो, एक ही बात है। विद्युत अपघटय मिलाकर, आप विद्युत अपघटय मिलाकर भी स्कंदन की क्रिया को कर सकते हो, और मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया मेथड है, सबसे अच्छा मेथड यही है तो सारे ही मेथड अच्छे, पर सबसे अच्छा मेथड है विद्युत अपघटय मिलाकर। आपको पता है विद्युत अपघटय वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, पता है ना। मान लो आपके पास एक बर्तन है और उस बर्तन में आपके पास है कोई कोलाइडी विलयन। क्या है बेटे, कोलाइडी विलयन है। और मान लो वो कोलाइडी विलयन कैसा है, ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है। बेटे कोलाइडी विलयन धन आवेशित भी हो सकते हैं, ऋण आवेशित भी हो सकते हैं। मान लो ये कोलाइडी विलयन ऋण आवेशित है, हमें पता है कि इसके सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उनके पास सबके पास ऋण आवेश है। और जब उनके पास ऋण आवेश होगा तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जब वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, आपस में मिलकर गुच्छे नहीं बनाएंगे, उनका अवक्षेपण या स्कंदन नहीं होगा। यदि मैं आपको कह दूं कि यार चलो इसमें कोई विद्युत अपघटय मिला दो, विद्युत अपघटय जैसे मान लो हमारा पुराना दोस्त NaCl मिला दो, तो NaCl जब इसमें आप मिलाओगे तो कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, Na धनायन और Cl ऋणायन। तो Cl ऋणायन तो इनके दोस्त हैं, क्योंकि Cl के ऊपर भी माइनस चार्ज है और कोलाइडी कणों के ऊपर भी माइनस चार्ज है, तो Cl नेगेटिव के तो मजे आ जाएंगे कि हमें जो है हमारे जैसे मिलके दोस्त हैं। पर क्या Na पॉजिटिव इनका दोस्त है? Na पॉजिटिव आयन क्या करेंगे कि हर एक Na पॉजिटिव आयन यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। जब Na पॉजिटिव आयन इस विलयन में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो एक एक Na पॉजिटिव आयन एक एक कोलाइडी विलयन के कण को, एक एक कोलाइडी कण को उदासीन करेगा, और उदासीन करता चला जाएगा, जिसके कारण पूरा कोलाइडी विलयन उदासीन हो जाएगा। और जब पूरा कोलाइडी विलयन के सारे कण उदासीन हो जाएंगे तो वे आपस में जुड़ के गुच्छे बनाएंगे, और गुच्छे बना के क्या होगा, उनका स्कंदन होगा, अवक्षेपण होगा या ऊर्णन होगा। तो आप विद्युत अपघटय का प्रयोग करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनमें से कुछ मजेदार एग्जाम्पल मैं आपको सिखाता हूँ कि जब आप हेयर ड्रेसर के यहाँ या नाई के यहाँ अपनी शेविंग कराने जाते हो, तो शेविंग कराते समय कभी कभी ब्लेड या उस तरह लग जाता है आपके चेहरे पर, और आपके चेहरे से निकलता है खून, और मैंने आपको सिखाया कि खून है एक ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन, अभी सिखाया थोड़ी देर पहले ही। और फिर क्या करता है नाई या हेयर ड्रेसर, क्या करता है आपके चेहरे पर लगाता है क्या, फिटकरी, क्योंकि फिटकरी होता है पोटास एलम, और पोटास एलम में होता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम आयन है Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन। तो मुझे ये बताओ खून ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है ऐसा, जैसा इसमें भरा ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन, और फिटकरी में है एल्यूमिनियम आयन धन आवेशित, जैसे यहाँ Na पॉजिटिव धन आवेशित है। तो वो जब हमारे चेहरे पे फिटकरी को लगाएगा तो Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन
खून यानी ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन का स्कंदन करेंगे तो खून के पार्टिकल्स आपस में जुड़ के गुच्छे बना लेंगे और यहाँ खून जम जाएगा, और जब खून जमेगा तो खून का बहना हो जाएगा बंद। क्या आपने इस बात को कभी सोचा है? कि सोचने की तो सर हमें जरूरत ही नहीं है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है इस बात से। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी माता जी जब घर में दूध से पनीर बनाती हैं तो दूध को गर्म करके उसमें नींबू क्यों निचोड़ती हैं, या उसके अंदर सिरका क्यों डालती हैं, विनेगर क्यों डालती हैं? क्या आपने कभी सोचा है? आप कहोगे कि सर सोचने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, हमें दूध नहीं मिला तो पनीर मिल जाएगा, और पनीर नहीं मिला तो दूध मिल जाएगा, क्योंकि हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, करना ना धरना, बस भरना ही भरना। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हो। और तो बेटे हमें एक बात समझ में आई, हमें यूं समझ में आया कि जब किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघटय को मिलाया जाता है, ध्यान से समझ रहे हैं ना सब बच्चे, जब किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघटय को मिलाया जाता है तो विद्युत अपघटय का विपरीत आवेश वाला आयन विपरीत आवेश वाले आयन का मतलब है जैसे विद्युत अपघटय ऋणावेशित है तो इसके विपरीत आवेश वाला आयन है Na पॉजिटिव आयन। तो हमने लिखा विद्युत अपघटय का विपरीत आवेश वाला आयन आवेशित कोलाइडी कणों को क्या कर देगा बताओ? उदासीन कर देता है। आवेशित कोलाइडी कणों को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है, जिसके कारण उनके बीच का प्रतिकर्षण, जब वे उदासीन हो गए बेटे अब तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करेगा, उनके बीच का प्रतिकर्षण समाप्त हो जाता है। प्रतिकर्षण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अतः वे का मतलब कोलाइडी कण है बेटे, वे आपस में जुड़कर गुच्छे कह दो या पुंज कह दो, एक ही बात है, गुच्छे बनाने लगते हैं, आपस में जुड़कर गुच्छे बनाने लगते हैं। अतः उनका स्कंदन होने लगता है, उनका स्कंदन होने लगता है। ठीक है, स्कंदन का ही एक उदाहरण है कि हमारे घरों में जो पालतू पशु होते हैं गाय भैंस, जब वे गाय और भैंस दूध देना शुरू करती हैं तो सबसे पहला दूध जब हम गर्म करते हैं तो क्या उसका पनीर नहीं बनता है, जिसे कहते हैं खीस बनता है उसका। तो वो बेटे स्कंदन ही तो है। यदि आप विज्ञान को ढूंढोगे अपने दैनिक जीवन में तो हमारे चारों तरफ बेटे विज्ञान ही है, पर हम समझते नहीं है विज्ञान को, हमें तो अपना काम निकालने से मतलब होता है, हम विज्ञान को बेटे समझते ही नहीं है, और हमारे चारों तरफ बेटे विज्ञान ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा एक एग्जांपल लिखूं आपके सामने। रक्त एक ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन है ही लिख दूं चलो।
जिसका स्कंदन Al ट्रिपल पॉजिटिव आयनों द्वारा Al ट्रिपल पॉजिटिव आयनों द्वारा किया जाता है। जो फिटकरी का फार्मूला याद है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, बड़ा ब्रैकेट बना लियो इसे, में होते हैं या में पाए जाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो एल्यूमिनियम आयन है ना, इसमें पोटेशियम आयन है, सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, और ये तो जल है क्रिस्टलीय रूप में। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और लिख लियो। दूध को फाड़ने के लिए नींबू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? नींबू का। दूध एक कोलाइडी विलयन है बेटे, दूध एक कोलाइडी विलयन है, और नींबू विद्युत अपघटय, क्योंकि नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल या साइट्रिक एसिड, और जितने भी एसिड्स हैं, जितने भी बेस हैं, और जितने भी साल्ट हैं, वे सारे विद्युत अपघटय या वैद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट ही तो होते हैं, जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सिखाऊंगा मैं आज। स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम समझेंगे हार्डी-सूल्जे नियम। तो हार्डी-सूल्जे नियम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इसे बिल्कुल पक्का करके जाओगे एग्जाम में। ये नियम बहुत आसान है, एकदम समझ में आ जाएगा सब बच्चों के एकदम। मुझे जरा एक बात का आंसर दो बेटे, मुझे यूं बताओ कि मान लो आपके पास धन आवेशित कोलाइडी विलयन है, तो उसका स्कंदन ऋण आयन करेगा या धन आयन? तो आप कहोगे कि सर ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है तो उसका स्कंदन करेगा धन आयन, विपरीत आवेश वाला आयन ही तो स्कंदन करता है। ठीक है, और यदि धन आवेशित कोलाइडी विलयन मैंने आपको एक बर्तन में भर के दे दिया, तो उसका स्कंदन कौन करेगा बेटे? आप कहोगे कि सर यदि वो धन आवेशित कोलाइडी विलयन है तो उसका स्कंदन करेगा ऋण आयन। कौन करेगा बेटे? ऋण आयन। तो जो भी कोलाइडी विलयन होता है उसका स्कंदन वो आयन करता है जिसके ऊपर कोलाइडी विलयन से विपरीत आवेश होता है, और स्कंदन करने के लिए जो आयन काम करता है उस आयन को हम कहते हैं स्कंदक आयन। क्या कहते हैं बेटे? स्कंदक आयन, या फिर आप उसे ऊर्णीकर्मक आयन भी कह सकते हो। ठीक है, अब हार्डी-सूल्जे ने क्या बताया? हार्डी-सूल्जे ने बताया कि इस नियम के अनुसार, ध्यान से समझिए, दो वैज्ञानिक हैं, एक हार्डी है एक सूल्जे है। इस नियम के अनुसार, कोई बच्चा सो तो नहीं रहा? कभी सो गए हो आप? सोना नहीं है किसी को बिल्कुल भी। इस नियम के अनुसार स्कंदक आयन, या आप कह सकते हो इसे ऊर्णीकर्मक आयन की, अब समझ लियो ध्यान से जरा, मेन बात आने वाली बेटे। इस नियम के अनुसार स्कंदक आयन या ऊर्णीकर्मक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही
स्कंदन क्षमता भी उतनी ही क्या होती है बेटे, अधिक होती है। तो बेटे हमारे पास जो स्कंदक आयन है उसकी संयोजकता जितनी अधिक होगी ना, तो उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। अब कैसे होगी, देखो जरा, इस बात को मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां लिख रहा है एक एग्जांपल में मान लो आपके पास ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है, ठीक है। तो कोलाइडी विलयन को आप क्या कह सकते हो, सॉल कह सकते हो। ऋण आवेशित सॉल का स्कंदन करने की क्षमता का क्रम निम्नलिखित है। यदि आपके पास ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है और आपको कहा कि उसका स्कंदन करना है हमें इससे Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन से और Ba डबल पॉजिटिव आयन से और Na पॉजिटिव आयन से। मान लो आपके पास आपको दिए गए हैं 3 आयन और आपसे पूछा है कि इन तीनों आयनों में से ऋण आयनिक कोलाइडी विलयन का या ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन का स्कंदन कौन करेगा सबसे अच्छा। तो बेटे Na पॉजिटिव आयन तो एक ही कोलाइडी कण को उदासीन करेगा, ये तो अकेला ही 2 को उदासीन कर देगा, इसकी संयोजकता 2 है। और ये तो अकेला ही 3 को लेकर डूबेगा। तो बताओ सबसे ज्यादा क्षमता इसकी नहीं है क्या, Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन की। उससे कम Ba2 प्लस की है और सबसे कम है Na पॉजिटिव या Na प्लस की। तो यूं बताओ कि संयोजकता बढ़ रही है धन आयनों की, तो स्कंदन करने की क्षमता भी बढ़ रही है या नहीं। तो किसी भी स्कंदक आयन या ऊर्णीकर्मक आयन की संयोजकता जितनी ज्यादा होगी ना, उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होगी, वो उतना अच्छा काम करेगा। ये तो था हमारे पास क्या, ऋण आवेशित सॉल। और यदि मैं धनावेशित सॉल की बात करूं, धनावेशित सॉल का स्कंदन करने की क्षमता का क्रम निम्नलिखित है। क्या क्रम है, देखो मान लो आपको फेरोसाइनेड FeCN6 ये दिया, आपको फेरोसाइनाइड आयन 4 माइनस इसके ऊपर चार्ज है। एक दिया आपको फास्फेट आयन, ठीक है, इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज है या ट्रिपल नेगेटिव है। एक दिया आपको सल्फेट आयन, इसके ऊपर होता है डबल नेगेटिव चार्ज या 2 माइनस चार्ज। और एक दिया आपको क्लोराइड आयन, इसके ऊपर है 1 इकाई ऋणावेश। तो यूं बताओ आपके पास धनावेशित सॉल है, तो ये एक ही कोलाइडी कण को उदासीन करेगा, धनावेशित कोलाइडी कण को। ये 2 को कर देगा, 3 को, 4 को। इसका मतलब सबसे अच्छी क्षमता किसकी है, सबसे अच्छी क्षमता है फेरोसाइनाइड आयन की। फेरोसाइनाइड आयन की सबसे ज्यादा स्कंदन क्षमता इसलिए है क्योंकि इसकी संयोजकता है 4, ठीक है। तो जिस स्कंदक आयन की संयोजकता जितनी ज्यादा होती है, उस आयन की स्कंदन क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन जाग जाइयो जरा, बिल्कुल सोना नहीं है किसी को। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इनमें से पेपर में जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वे आयन दे देते हैं और पूछते हैं कि किसका स्कंदन क्षमता सबसे अच्छा होगा। सो तो नहीं रहा कोई सा, जागो मोहन प्यारे जागो, नवयुग बीता जाए जागो। तो जाग जाओ, सोना नहीं है किसी को, ठीक है। क्वेश्चन दोनों में से कोई सा पेपर में आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है बेटे, बेसब्री से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर एक बहुत अच्छी बात सिखाऊंगा आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट,
ठीक है, देखो बेटे अब हमें सीखना है स्कंदन मान या ऊर्णन मान, या इसे आप कह सकते हो कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लोक्यूलेशन वैल्यू या प्रेसिपिटेशन वैल्यू भी कह सकते हो। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे बिल्कुल। देखो बेटे यहाँ हेडिंग लिख रखी है स्कंदन मान या ऊर्णन मान या कोएगुलेशन वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो जरा। 1 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए विद्युत अपघटय के मिली मोलों की संख्या को उसका ऊर्णन मान कहते हैं। तो आपके पास कोलाइडी विलयन होना चाहिए 1 लीटर, और उस 1 लीटर कोलाइडी विलयन का आपको करना है स्कंदन। तो आपको जो विद्युत अपघटय है उसके कितने मिली मोल की आवश्यकता पड़ेगी उसका स्कंदन करने के लिए। तो आप एक बात का ध्यान रखोगे कि स्कंदन मान और स्कंदन क्षमता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, जिस आयन की स्कंदन क्षमता अधिक है उसका स्कंदन मान कम होगा, यानी कि उस आयन की बहुत कम जरूरत पड़ेगी स्कंदन करने के लिए कोलाइडी विलयन का। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं ऊर्णन मान या स्कंदन मान का बढ़ता क्रम। देखो इसकी संयोजकता सबसे ज्यादा है और इसकी संयोजकता सबसे कम है। जिसकी संयोजकता सबसे ज्यादा है उसकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका ऊर्णन मान सबसे कम है। इसका ऊर्णन मान उससे ज्यादा है और इसका सबसे ज्यादा है। Na पॉजिटिव आयन का ऊर्णन मान सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा मात्रा हमें चाहिए स्कंदन करने के लिए। और ऐसा ही यहाँ हो रहा, देखो संयोजकता कितनी है 4 3 2 1। संयोजकता घटेगी तो स्कंदन मान बढ़ेगा। किसी आयन की संयोजकता जितनी ज्यादा होगी उसकी स्कंदन क्षमता तो ज्यादा होगी पर उसका स्कंदन मान होगा कम। ठीक है, तो स्कंदन क्षमता और स्कंदन मान दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, व्युत्क्रम हैं। ध्यान रखनी है ये बात, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इसमें से भी। अब हमारी किताब में पाठ्य निहित का एक 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है आप हार्डी-सूल्जे नियम में संशोधन के लिए क्या सुझाव दोगे, कि हार्डी-सूल्जे का नियम है उसमें आप क्या संशोधन कर सकते हो कोई। तो बेटे मैं बताता हूं अपनी थिंकिंग कि मैं क्या चाहता हूं उसमें संशोधन करना। भाई हार्डी-सूल्जे ने कहा कि किसी आयन की संयोजकता जितनी ज्यादा होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ बहुत सारे फैक्टर हैं, पर बेटे यहाँ 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि क्या वो आयन जिस वैद्युत अपघटय से मिला है क्या वो वैद्युत अपघटय प्रबल वैद्युत अपघटय है या दुर्बल वैद्युत अपघटय है। यदि वो प्रबल वैद्युत अपघटय है तो वो बहुत ज्यादा आयन हमें देगा, और यदि वो बहुत ज्यादा आयन हमें देगा तो वे बहुत अच्छा स्कंदन करेंगे कोलाइडी कणों का। और यदि आपके पास कोई विद्युत अपघटय है और उसके आयन की संयोजकता तो है बहुत ज्यादा, ध्यान से सुनियो, संयोजकता तो उसकी बहुत अधिक है, पर बेटे वो एक दुर्बल वैद्युत अपघटय है, वो बहुत कम आयनों में टूटता है। तो जब उसकी संयोजकता भले ही कितनी ज्यादा हो, जब वो टूटेगा ही कम आयनों में और बहुत कम आयन बनाएगा तो हार्डी-सूल्जे का नियम पूरा काम नहीं करेगा। एक तो ये बात आप लिख सकते हो जो मैंने बताई है कि केवल किसी आयन की संयोजकता पर ही निर्भर नहीं करता है कि वो कितना अच्छा स्कंदन करेगा, इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या वो आयन एक प्रबल वैद्युत अपघटय से प्राप्त होने वाला आयन है या एक दुर्बल वैद्युत अपघटय से प्राप्त होने वाला आयन है। इस बात पे भी तो डिपेंड करेगा बेटे। और दूसरा फैक्टर क्या है, सुनो ध्यान से, जो अधिकतर किताबों में मेंशन है। दूसरा फैक्टर यह है कि मान लो आपके पास एक ऊर्णक आयन है, कोई वैद्युत अपघटय है, और उसका एक आयन है जिसे आप कहते हो स्कंदक आयन या ऊर्णक आयन या ऊर्णीकर्मक आयन, जिसे स्कंदन करना है कोलाइडी कणों का। वो आयन आया बर्तन के अंदर और उस आयन ने कोलाइडी कणों को उदासीन कर दिया, और वे सारे कोलाइडी कण क्या हुए, उदासीन होने के बाद आपस में जुड़े और उनके गुच्छे बने, यानी कि कोलाइडी कणों का या कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर दिया उस ऊर्णक आयन ने या स्कंदक आयन ने या ऊर्णीकर्मक आयन ने।
पर बेटे क्या आपने इस बात को सोचा है कि जब उसने कोलाइडी कणों का उदासीनीकरण किया है, उन्हें उदासीन किया है, तो क्या वो आवेशित आयन अपने आप उदासीन नहीं हुआ होगा? तो बेटे वो तो अपने आप भी उदासीन हुआ होगा, और जब वो अपने आप उदासीन हुआ होगा तो क्या वे आयन जो उदासीन हो चुके हैं वे आपस में नहीं जुड़े होंगे, और क्या उन्होंने गुच्छे नहीं बनाए होंगे? तो हमें आरडी सूल्जे ने या फिर हमें स्कंदन समझाते हुए वैज्ञानिकों ने यह बात तो समझा दी कि कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है, पर इस बात को उन्होंने नहीं समझाया कि वो जो आयन आया था स्कंदन करने के लिए, उस आयन का भी तो स्कंदन हो जाता है, जरूर होता होगा उसका स्कंदन, पक्की बात है, पर इस बारे में कोई बात नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये दो चेंज होने चाहिए। आप इन्हें लिख सकते हो, थोड़ा सा आंसर मैंने लिखा है, इसे आप बढ़ा भी सकते हो कि आपके दिमाग में और कौन से पॉइंट आते हैं। ठीक है, देख लेना इसे पढ़ के। अभ्यास के 15वें का सेकंड है, जब जल योजित फेरिक ऑक्साइड सॉल में NaCl वैद्युत अपघटन मिलाया जाता है तो क्या प्रेक्षण होगा? बेटे फेरिक ऑक्साइड का जो सॉल माने कोलाइडी विलयन है वो धनावेशित कोलाइडी विलयन होता है, और धनावेशित कोलाइडी विलयन में Na पॉजिटिव तो कुछ काम करेगा नहीं, Cl नेगेटिव काम करेगा। Cl नेगेटिव आयन इस धनावेशित फेरिक ऑक्साइड के कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कणों को उदासीन करके उनका स्कंदन कर देगा, और क्या होगा, यही तो होना है। स्कंदन के बारे में ही तो पूछा है, लिख दोगे इसका आंसर? मैंने लिख दिया, वैसे आप देख लेना। उसके बाद अभ्यास के 23वें का सेकंड है, निम्नलिखित पदों को समझाइए। और पद क्या दे रखा है बेटे? पद दे रखा है स्कंदन। तो मुझे यूं बताओगे स्कंदन को समझा दोगे क्या आप? समझा दोगे स्कंदन को? आप कहोगे कि सर बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, स्मार्ट से लड़के और ब्यूटीफुल से लड़कियां स्मार्ट और ब्यूटीफुल सा स्क्रीनशॉट लेके स्मार्ट और ब्यूटीफुल से नोट्स बनाएंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक, जितने भी हमने क्वेश्चंस आज सीखे हैं वो आपकी समझ में आए होंगे, और मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है बेटे अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का। बेटे मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपको बीच में से रैंडमली कभी नहीं पढ़ना चाहिए। आपको बेटे प्ले लिस्ट में जाके यूनिट को शुरू से पकड़ के और लास्ट तक पढ़ना चाहिए और अपने नोट्स बनाने चाहिए, जब ही आपके पढ़ने में मजा आएगा। और बेटे पढ़ाई के अलावा कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जो आपको जीवन में बहुत सफल बना देगा। पढ़ाई ही एकमात्र और सबसे आसान रास्ता है जिंदगी में सफल होने का, और अपने घर परिवार भाई बहन माता पिता सबको बहुत अच्छा जीवन देने का। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।